हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड ज़िला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, आज एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का आखिरी पार्ट 5 लेके आ रहा हूँ आपके सामने। बिल्कुल लास्ट पार्ट एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का। इसके बाद हम रेलवे इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि रेलवे इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस करवा दो सर। तो पहले मैं रेलवे इंजीनियरिंग छोटा टॉपिक पकड़ रहा हूँ, उससे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और उससे पहले हम क्या बोलते हैं, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो गाइस। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, होप आप सब ने ये किया हो। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, मैं तो हूँ ही करवाने के लिए, ठीक है। यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 100 मीटर लॉन्ग एम्बैंकमेंट हैविंग क्रॉस सेक्शन 40 मीटर स्क्वायर एंड 80 मीटर। देखो, कल मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल का एक फॉर्मूला करवाया था ना। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सीधे उसमें पुट करता जाऊँगा। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू L, यही था, A1 प्लस AN, यही था, ये था, प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू L कितना है, 100। अब इसमें दो ही एरिया दिए हैं, तो पहला एरिया कितना है, 8 डिवाइड बाई 2 भी था यहाँ पे, 40 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 6000। तो अब मैं देखता हूँ 6000 मीटर क्यूब किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर। बिल्कुल, देखो कितना ईजी क्वेश्चन था। अगर अब आपने नहीं किया ये भी, तो फिर आप में प्रॉब्लम है। आप प्लीज़ घर पे चेकअप कीजिए, अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपको अगली बार आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, क्योंकि यही फॉर्मूले मैं आपको 4 बार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला ये भी मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर डीप पिट। अब एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। वो डायग्राम के थ्रू उसने बताया, वो कह रहा है सपोज ये मेरा क्या है, एक पिट बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं। अगर मेरी थोड़ी सी डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। ठीक है, उसने कहा कि एक पिट है, जो इसकी जो टोटल वो कितनी है, डेप्थ कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर का ही डेप्थ। और साथ ही साथ उसने मुझे कुछ डायमेंशन दे दी। उसने कहा जो टॉप डायमेंशन है वो मेरी है 8 मीटर, और ये वाला कौन कितना है, 4 मीटर, ठीक है। और जो नीचे का बॉटम है वो कितना कह दिया उसने, 16 मीटर, और ये कितना कह दिया, 8 मीटर। ये डायमेंशन उसने मुझे दे दी। ये मेरा एक पिट है। अब उसने कहा कि इसकी क्वांटिटी निकालो भैया, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, कितनी मिट्टी निकलेगी, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालो। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया। मैंने क्या किया, एरिया निकालना है, A1 निकालना है, ठीक है। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला बोला है उसने, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला आपको पता है पूरा, फिर भी मैं एक ही बार लिखाऊंगा यहाँ पे। पहले एरिया निकालूंगा, मैं टॉप का एरिया निकालूंगा, तो मेरा क्या आएगा, 8 × 4। अगर मैं A2 निकालूँ, नीचे का एरिया बॉटम का, तो 16 × 8। अब लेकिन अगर मैं ये निकाल भी दूं, 8 चौके 32, ठीक है, 32, हो जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने निकाल दिया, बट अब मुझे देख रहा हूँ यहाँ पे डायमेंशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब मुझे एक मिड का भी निकालना पड़ेगा, मिडिल का भी निकालना पड़ेगा ना। तो मतलब एक मीन भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ मीन भी निकालना, एरिया मीन भी निकालना। एरिया मीन क्या निकालूंगा, पहले मैं डायमेंशंस का मीन लूंगा। तो डायमेंशंस का मीन कैसे लूंगा, पहले मैं लेंथ का मीन लूंगा। तो लेंथ का मीन क्या होगा, एक लेंथ मेरी 8 है, एक लेंथ मेरी क्या है, 16 है। तो L इज इक्वल टू 8 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। वैसे ही विड्थ का मीन लूंगा, एक विड्थ मेरी 4 है, एक थी 8, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब क्या करूंगा, एरिया मीन क्या आ जाएगा, 12 × 6 इज इक्वल टू 72 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास 3 एरिया आ गए। अब मेरे पास कितने एरिया आ गए, अब मेरे पास 3 एरिया। कैसे, एक आया A1, एक आया A2, एक आया एरिया मीन। ये 3 एरिया मेरे पास आ गए। अब 3 एरिया मेरे पास आ चुके हैं। अब मैंने क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। किसकी क्वांटिटी निकालनी है, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला के थ्रू अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालनी है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब फॉर्मूला था L/3, यही था, A1 प्लस AN प्लस 4, मैं और E1 लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, E1 प्लस 2 ऑड, यही था, ठीक है। अब क्वांटिटी अगर मैं निकालूंगा तो L कितना है, अब जो L लेना है मैंने वो कैंसिल लेना है, मिडल का लेना है, 10/2
ये मेरा क्या है L डिवाइडेड बाय 3। ये चीज़ थोड़ा याद रखना। 10/2 क्यों लिया, क्योंकि मैंने जो एरिया लेना वो कैसे लिया, मीन का लिया, तो मैंने मिडिल का लिया, डिवाइड बाय 2 मीन करके सेंटर का ले लिया, 10/2 लेंथ। अब एरिया मेरे पास A1 कितना है 32 और A2 कितना है 128, ठीक है, प्लस 4 इवन आएगा ऑड आएगा, ठीक है, 4 क्या रहेगा इवन आएगा ऑड आएगा, ऑड इवन आएगा 1/, ये क्या था मेरा A1, देखना 2 है ना मेरे पास, A1 3 है मेरे पास, A1 A2 AM, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मिडिल में ले लिया, इसको AM क्या है मिड में है मेरा, सेंटर पे है, फिर क्या है A2 ऐसे है। अब मैंने क्या किया A1 और A2 एंड के आगे फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस इवन, ये 2 नंबर पे है तो 4 इंटू AM कितना है 72 है, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैंने इसको क्या किया, जब मैंने पूरा इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरा को 746 आया, क्या आएगा 746 मीटर क्यूब, ठीक है, पॉइंट में आएगा कुछ, ठीक है 746 मीटर क्यूब। तो मैंने ये क्वेश्चन जो आपको करवाया है ये मेन सा क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से देख लेना, जिसको नहीं हो रहा था तो अपनी कॉपी पे इसको उतार लेना, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने आज के टॉपिक की तरफ, आज के सीरीज़ की तरफ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वांटिटी निकालनी है मुझे, किसकी, सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है। ये DMRC जेई का क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की जेई में ये क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखो कैसे बताता हूँ, जब आंसर आएगा तब पता लगेगा। 15 mm का प्लास्टर यूज हुआ है, कितना 15 mm का प्लास्टर यूज हुआ है। अब मैंने बताया था कि अगर 15 mm का प्लास्टर होगा तो मतलब आपको कितना लेना है 25% क्या लेना है, 25% क्या लेना है वेस्टेज लेनी है, और हम ऐड कितना करते हैं, और भी करते हैं ना, ड्राई वॉल्यूम कितना होता है वो भी 25% होता है, ड्राई वॉल्यूम भी क्या होता है 25%, मतलब 25% हमें क्या करना है वेस्टेज ऐड करनी है, 25% हमें क्या करना है ड्राई वॉल्यूम ऐड करना है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब जो मैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालूंगा, तो रेशियो कितनी दी है इधर 1:6 दी है, 100 ये भी दिया 1:6 और 100 मीटर स्क्वायर का काम दिया। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, एक चीज निकालनी पड़ती है, क्या वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना हुआ है, तो वो कितना होगा 100 इंटू 0.015, तो वो हो जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। तो अब जब मैं क्वांटिटी लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिखूंगा, तो वो कितनी आ जाएगी मेरी 1 डिवाइडेड बाय रेशियो कितनी है 1 + 6 इंटू 1.5 इंटू इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड कर लूंगा, इंटू 1.5 कर दिया। या तो एक काम करो 1.25 बढ़ा दो, बात एक ही आ जाएगी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.343 मीटर क्यूब, ये मेरी क्या आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब मुझे निकालने होंगे अगर नंबर ऑफ बैग्स, मैंने आपको बताया क्या करना है 0.343 इंटू 28.8, तो ये कुछ 9 पॉइंट कुछ बैग्स आएगा 9 पॉइंट। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो 9 पॉइंट है ही नहीं, बच्चे कंफ्यूजिंग। देखो ये क्वेश्चन में नियरेस्ट लगा दोगे तो बी ऑप्शन आप लगा देना, तो वैसे तो इसमें बी ऑप्शन इन्होंने राइट किया था, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है, एक्चुअल में क्या आएगा वो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है सर्विस लाइफ ऑफ ए बिल्डिंग, सर्विस लाइफ पूछ रहा है, सिंकिंग फंड से ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज है। सर्विस लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 30 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद था कि एक कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड का भी फॉर्मूला होता है। जैसे वाई मैंने मान लिया अगर सिंकिंग फंड, तो वाई सी क्या हो जाएगा, वाई सी कोफिशिएंट मान लूंगा। इसमें क्या होता है सीधे होता है आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आई कितना है 4% है, 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 30 माइनस 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 0.018, मेरा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट आ जाएगा। तो मेन मेरा था कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड बोलेगा तो उसमें ये फॉर्मूला है, सिंकिंग फंड की बात करेगा तो उसमें एस ऐड हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। वो कह रहा है द कैपिटल कॉस्ट ऑफ रेंट फिक्सेशन में बी
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड ऑल ऑफ दम। अब क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग का जब आप रेंट फिक्स करते हो, जैसे अगर आपने बिल्डिंग बनाई है एक नई बिल्डिंग, अब आपको उसका रेंट फिक्स करना है, तो जो रेंट फिक्स किया था वो किन किन चीज़ों को देखते हुए गया था। सबसे पहले तो वो देखा था कि आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है, आपने कितना अच्छा बनाया, नीचे मार्बल डाला है नहीं डाला है, कितनी अच्छी फिनिशिंग की है, ठीक है, सैनिटरी है या वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों की तीनों चीज़ों को देख के ही हम क्या करते हैं, रेंट को फिक्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलूंगा भैया कि हम तीनों की तीनों चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल ओवरहेड्स। पहले तो मतलब ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड एक ऐसी है, वो भी एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट में ही कुछ कॉस्ट है, पर ऐसी कॉस्ट है जो बड़े छोटे छोटे कॉस्ट हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, स्टेशनरी कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, कोई भी छोटे छोटे कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन में मिसलिनियस जो भी कॉस्ट होते हैं उनको कहते हैं हम ओवरहेड कॉस्ट। कौन से कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को काम जब कॉन्ट्रैक्टर लगाता है तो उसमें जो छोटे छोटे टाइप के जो हमारे जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको कहते हैं हम ओवरहेड, क्या कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। अब इसने बोला जनरल ओवरहेड, ठीक है। देखो जो एक ओवरहेड कॉस्ट होता है उसमें दो होते हैं, एक होता है अपने पास जनरल, एक होता है अपने पास जॉब ओवरहेड। देखो दोनों तरीके से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी उसने पूछा है जनरल, अभी किसका पूछा, उसने जनरल का पूछा है। देखो जनरल में क्या क्या आता है, जनरल में आता है जैसे ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, ठीक है, और टेलीफोनिक एक्सपेंसेस। अब एक कंपनी चलानी है तो इतने सारे एक्सपेंसेस तो होते हैं, ये किस में आता है, वो जनरल में आता है। ओवरहेड में क्या आता है, टैक्सेस, इंश्योरेंस जो आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, यूज ऑफ टूल्स जो लगते हैं, तो ये किस में आता है, जॉब ओवरहेड में। अभी उसने क्या पूछा है, जनरल ओवरहेड। तो जनरल ओवरहेड में ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो ऑफिस स्टाफ का जो एस्टैब्लिशमेंट वगैरह वो इसमें से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द PWD, आगे सबका फेवरेट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो आपने लेना है ये वीडियो देख के, ठीक है। तो PWD मेंटेन्स द बुक्स, पहला शेड्यूल ऑफ रेट्स, रोड मेटल रेट बुक, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। देखो PWD है वो क्या करता है, शेड्यूल ऑफ रेट को देख के अपनी बुक को मेंटेन करता है। शेड्यूल ऑफ रेट को देख के, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट्स को देख के वो बुक को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ दिस सिस्टम द पेमेंट टू इंडिविजुअल वर्कर्स आर डन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पीस वर्क सिस्टम, टाइम वर्क सिस्टम, क्वालिटी वर्क सिस्टम, क्वांटिटी वर्क सिस्टम। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पीस वर्क सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कितना काम किया बंदे ने उतना ही उसको पैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंडिविजुअल वर्क को देख के ही उसको पेमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, पीस वर्क सिस्टम, पीसों में टुकड़ों में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर ऑल आइटम्स ऑफ वर्क इज मेंटेन इन ए प्रिंटेड बुक नोन एज। वो कह रहा है शेड्यूल ऑफ रेट जो है वो कौन सी बुक में मेंटेन किया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे शेड्यूल ऑफ रेट बुक। क्या कहेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट बुक। जिसको किया ही शेड्यूल में जाता है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट बुक इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज SDO, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, नन ऑफ द अबव। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमारा जूनियर इंजीनियर का तो ऑप्शन में ही नहीं आया। भाई जूनियर इंजीनियर का ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पोस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा लो पोस्ट होती है, ठीक है, मतलब अच्छी पोस्ट होती है बट आप उसको उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो डायरेक्ट किससे होती है, कॉन्ट्रैक्टर से होती है, लेबर से होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उसकी पावर्स किसके साथ होती हैं, जो अपना ये चीफ इंजीनियर होता है इसकी किसके साथ होती है, असिस्टेंट इंजीनियर, इन सब इंजीनियर्स की पावर्स भी पता होनी चाहिए, कितना सैंक्शन कर सकते हैं अमाउंट, कितने कितने कॉन्ट्रैक्टर का जो अमाउंट है वो अपने खुद से ही सैंक्शन कर सकते हैं। जो जूनियर इंजीनियर है वो कितना कर सकता है, 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट वो खुद से लो कर सकता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम कि वो भाई ऐसा कौन सा हेड है जो सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट से डील करता है, वो है चीफ इंजीनियर। जो चीफ इंजीनियर होता है वो डायरेक्ट किससे बात करता है, उसकी डायरेक्ट डीलिंग क्या होती है, गवर्नमेंट से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, चीफ इंजीनियर जो होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से डील करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल सर्कुलेशन होती है, वर्टिकल सर्कुलेशन होता है वो कितना होता है 8 to 10%, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बोला होता है उसने, हॉरिजॉन्टल बोला होता वो कितना होता है 20 से 25%, ठीक है। मैंने पहले भी करवाया। तो अभी ऑप्शन नंबर किसका, बी के साथ चलेंगे, ठीक है, बी के साथ चलेंगे 10%, ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर लाइफ ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर यूजली टेकन टू बी, जो लाइफ है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की, एक फ्लोर की, वो कितनी यूजली टेकन की जा सकती है? 100 ईयर्स की जा सकती है, 120 ईयर्स की जा सकती है, 75 साल, 50 साल। तो हम 50 ईयर्स को उसको टेकन किया जा सकता है, 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे। देखो आउटटर्न्स मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे आउटटर्न्स को आप प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना, जितने जितने आउटटर्न्स होते हैं एक्सपेक्टेड आउटटर्न्स के, उसमें से भी क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अभी बात कर रहे हैं वो 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट, तो वो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 7.5 मीटर स्क्वायर का जो काम है मैसन करता है सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, फ्लोर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, जो बिल्डिंग का रेट एंड वेयर एंड टेयर से जो उसका यूजेस हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उससे कारण जो बिल्डिंग की प्राइस में कम लोअर होता है, उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो वो कह रहा है कि भाई कौन सा सबसे अच्छा मेथड है? चारों के चारों मेथड है, सबसे अच्छा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम हाइट ऑफ मेन रूम। सपोज आपका एक रूम है, उसकी जो मिनिमम हाइट है, कितनी ऊंचाई मिनिमम इतनी तो रखनी, इससे नीचे रखेंगे तो वो मतलब टेक्निकली की बात करो, अब कम रख लोगे तो बोला सर हमने इतना रख लिया, वो ऐसा नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि टेक्निकली देखें तो कितना मिनिमम होता है, तो वो होता है 3 मीटर। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 3 मीटर हम मिनिमम हाइट ऑफ किसी भी मेन रूम की हम रख सकते हैं। ठीक है, अगला, मिनी फ्लोर एरिया ऑफ किचन। अब भैया वो कह रहा है कि पूरी किचन होती है, मिनी किचन जो होती है, मिनी फ्लोर एरिया ऑफ किचन कितना होगा? भाई मिनिमम इतनी किचन का होना चाहिए, वो होता है 5.6 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 5.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर इफ द सैंक्शन एस्टिमेटेड एक्सीड्स। ये मैंने आपको कल बताया था, रिवाइज एस्टिमेट फिर से बता रहा हूँ। रिवाइज एस्टिमेट 2 तरीकों पे डिपेंड करता है। एक कि अगर हमारी टोटल कॉस्ट 5% से एक्सीड कर जाए तो हमारा एस्टिमेट रिवाइज किया था, या तो हमारा मटेरियल की क्वांटिटी है वो क्या हो 10% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? 5%। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट design calculation, quantity of work rates and cost of work by the competent authority of the engineering department is known as expenditure sanction। बिल्कुल नहीं। administrative approval नहीं। technical sanction। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला और आखिरी क्वेश्चन। वो कह रहा है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर इज पेड सर्टेन परसेंटेज ओवर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एज इज प्रॉफिट इज टर्म्ड एज। वो कह रहा है कि भैया जब हम कोई कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़े टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है जब हम कॉन्ट्रैक्टर्स को उसको बोलते हैं भाई लाख रुपए का तेरा ठेका कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है, उतना तुझे करना है, हम तुझे 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, 15% एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ परसेंटेज उसको पहले ही बता देते कि भाई तुझे लॉस हो चाहे जितना हो, हम तुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा देंगे। उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कॉस्ट प्लस कंसंट्रेशन, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन। दूसरा लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही हम एक फिक्स्ड अमाउंट बता देते हैं, भाई इतना अमाउंट का तुझे काम करना है, अब जो लॉस होगा तो वो वही झेलेगा, हम नहीं झेलेंगे। हमने क्या किया, एक टेंडर निकाला, उससे बात की भाई लाख रुपए का तेरे को काम करना है, अगर तूने कम में कर दिया वो भी तेरा, ज़्यादा में कर दिया तो वो भी तेरा। ठीक है, तो उसको कहते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट, काम करने से पहले फिक्स किया जाता है। शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट। शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सारे के सारे जो रेट्स हैं जितना भी है वो उससे डिस्कस किया था, शेड्यूल ऑफ रेट से निकाल के लिया जाता है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। एस्टिमेशन के मैंने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि एस्टिमेशन के आप ये क्वेश्चंस बार बार देखो, और ये क्वेश्चंस में से आपको ही मिलेंगे, पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर थोड़ी सी वैल्यूज आपको चेंज मिल सकती हैं। तो होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहें। तो अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। होमवर्क क्वेश्चंस को भी कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।